बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वरूप सिंह। प्रबंध के सिद्धांतों को हमने कल पढ़ा। 14 प्रबंध के सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, उन सिद्धांतों को हमने कल पढ़ा और उन सिद्धांतों को मैंने एक ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश की थी। आशा करता हूं कि उस ट्रिक से आपने 14 सिद्धांतों को याद कर लिया होगा। इसी कड़ी के अंदर मैं हमेशा की तरह आज भी आपके सामने प्रबंध की प्रश्नोत्तरी रखूंगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक जो लूँगा उसकी प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखूंगा और उसे आपको हल करना है। विद्यार्थियों गौर करें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रबंध के महत्व को 3 बिंदुओं द्वारा समझाओ। प्रबंध के महत्व है, उनको 3 बिंदुओं को समझाना है, व्याख्या सहित समझाना है। मैंने आपको महत्व पढ़ा लिए हैं, तो प्रबंध के महत्व को 3 बिंदुओं के द्वारा समझाना है। गौर करें विद्यार्थियों। प्रबंध के स्वभाव को मुख्य रूप से 4 रूपों में देखा गया, नाम बताइए। प्रबंध के स्वभाव को या प्रबंध की प्रकृति को कितने रूपों में देखा गया? 4 रूपों में देखा गया, उनके नाम बताने हैं। प्रबंध वैज्ञानिक के रूप में व कला के रूप में है। मैंने आपको समझाया था कि प्रबंध विज्ञान भी है और प्रबंध कला भी है, इस रूप में है। इसके अंतर के माध्यम से इसको स्पष्ट करो। इनका अंतर क्या होगा उसके माध्यम से इसको स्पष्ट करना है। प्रबंध के ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रकार मैं हमेशा जो भी टॉपिक लूँगा उसकी प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखूँगा। इसको आपको अभ्यास करना है और अभ्यास निरंतरता सफलता प्रदान करती है। प्रबंध के सिद्धांतों को हमने पढ़ा। हेनरी फ्योल करके प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए थे विद्यार्थियों। 14 सिद्धांत। हमने एक ट्रिक बनाई थी, सो इजी CR US दादू। सो इजी है क्रेडिट करना US में जो दादू बैठे हैं उनको। स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिटिव, स्प्लिट डिकॉप्स, सेंट्रलाइजेशन, रेमोरेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड अंग्रेजी के अंदर इन्हें जाना जाता है। अगर हिंदी में मैं बात कहूँ तो पदाधिकारियों की संपर्क की कड़ी, व्यवस्था, समता, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, प्रेरणा, सहयोग की भावना, केंद्रीकरण, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, निर्देशन की एकता, डिसिप्लिन, अनुशासन, अधिकार उत्तरदायित्व, कार्य का विभाजन, आदेश की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इस प्रकार हमने 14 सिद्धांतों को सो इजी विद्यार्थियों गौर करें, एक ट्रिक बनाई थी, सो इजी CR क्रेडिट किया, US के अंदर जो दादू बैठे हैं उन्हें। इस प्रकार करें, ये 14 सिद्धांत हुए थे। आज हम इस प्रबंध के 14 सिद्धांतों को व्याख्या सहित समझेंगे, धीरे धीरे एकदम व्याख्या सहित। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है और हर बार इसका प्रश्न 4 नंबर से पूछा जाता है और 6 नंबर से भी पूछने योग्य है। ये 2 सिद्धांत आपको दिए जाएंगे, उसकी व्याख्या करना। कभी आपको ये भी कह सकते हैं कि हेनरी फ्योल के 3 सिद्धांतों को व्याख्या सहित समझाओ, तो आपको प्रबंध के सिद्धांत याद होने चाहिए जो हेनरी फ्योल ने प्रतिपादित किए और उनको हम व्याख्या सहित धीरे धीरे एक एक बिंदु को समझकर हम समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। तो गौर करें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। इसे इंटरेस्ट लेकर समझे, सरल भाषा के अंदर मैं समझाने का पूरी कोशिश करूंगा। आप अपना ध्यान यहाँ एकत्रित रखें। प्रबंध के सिद्धांत जो हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित है, 14 सिद्धांत, उसके अंदर पहला सिद्धांत जो हमारी ट्रिक के अनुसार पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी, स्केलर चेन। पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी को हम समझेंगे विद्यार्थियों। पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी से तात्पर्य है कि एक बड़ा अधिकारी जो उच्च लेवल पर बैठा है और निम्न स्तर के कर्मचारी तक अपने संदेश कैसे पहुंचाएगा, उस कड़ी की यहाँ बात कर रहे हैं हम। बड़े अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी के बीच संपर्क कैसे साध देंगे, तो उसको हम एक चित्र के अनुसार सीखने का प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों। गौर करें, ये एक त्रिभुज आकार चित्र है। इसके अंदर ए एक बड़ा उच्च अधिकारी यहाँ बैठा है, इसके नीचे B है, इसके नीचे C है, इसके नीचे D है, इसके नीचे E है, F है, G है और A के जस्ट नीचे B और L अधिकारी है। इनके नीचे C और M अधिकारी आ रहे हैं, D और N अधिकारी आ रहे हैं, D और N के नीचे E और O अधिकारी आ रहे हैं, F और P के नीचे G और Q अधिकारी आ रहे हैं। A अपने संदेश को B तक पहुंचाएगा, B इस संदेश को
सी तक, सी इस संदेश को डी तक, डी इस संदेश को ई तक, ई इस संदेश को एफ तक। ये एक निरंतर कड़ी चलती रहती है पदाधिकारियों में। एक अपना उच्चतम अधिकारी निम्नतम अधिकारी को किस तक अपना संदेश पहुंचाता है। यहाँ ए एल तक, एल एम तक, एम एन तक, ओ पी तक, पी क्यू तक, इस प्रकार एक व्यवस्था बनी रहती है। विद्यार्थियों गौर करें, विषम परिस्थितियों के अंदर कभी कभी निम्न स्तर के कर्मचारी उच्च स्तर के अधिकारियों को संज्ञान करवाते हैं, उनकी ज्ञान की अनुभूति करवाते हैं, तो जी एफ को, एफ ई को, इस प्रकार से वो अपने संदेश का आह्वान करेंगे, संदेश को प्रेषित करेंगे। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति बन जाती है कि एफ डायरेक्ट पी को अपना संदेश दे रहा है, जिसमें समय की बचत हो सके, एक एक कर ना देकर सीधा डायरेक्ट एफ पी को दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये संदेश इस तक पहुंचा है, तो इसकी क्या कारण है, इसका क्या रीज़न है, ये एफ और पी को ए उच्च अधिकारी को देना चाहिए विद्यार्थियों। ये पदाधिकारियों की एक संपर्क की कड़ी होती है। ये सिद्धांत फ्योल ने दिया था। फ्योल ने ऐसी अनुभूति किया कि इस प्रकार से सिद्धांतों का आदान प्रदान हो। यही पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का ये सिद्धांत है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों, गौर करें। दूसरा है व्यवस्था। विद्यार्थियों गौर करें, ओ यानी ऑर्डर यानी व्यवस्था। व्यवस्था किस प्रकार से हो, व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है, गौर करें। प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो। विद्यार्थियों गौर करें, मैं हर चीज को 2 बार बोलूंगा। व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति भी अपने निश्चित स्थान पर हो। गौर करें विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य यह है कि उचित कार्य उचित व्यक्ति को ही सौंपा जाए। हर चीज़ के लिए स्थान होना चाहिए। एक विद्यार्थी अगर पढ़ने जाता है तो उसके लिए निश्चित स्कूल स्थान है। हर दृष्टि में अगर देखा जाए तो सबके लिए उचित स्थान होता है। एक क्रेता अगर कुछ चीज़ खरीदने जाता है तो उसके लिए बाजार एक स्थान है। एक रोगी अगर अपने उपचार के लिए जाता है तो उसके लिए अस्पताल एक निश्चित स्थान है। इसी प्रकार एक संगठन, एक व्यवसाय के अंदर हमेशा निश्चित स्थान होना चाहिए और स्थान के आधार पर ही कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि उचित कार्य उचित व्यक्ति को ही सौंपा जाए। जो व्यक्ति उस कार्य के योग्य है उसे ही वो कार्य सौंपा जाए। विद्यार्थी गौर करें, कार्य का वो क्रियान्वयन करेगा। उचित रूप से उचित नियंत्रण हो। हमेशा नियंत्रण उचित रूप से होना चाहिए, जिससे संगठन में कार्य क्षमता की क्या होती है, वृद्धि होती है। विद्यार्थियों व्यवस्था से तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो, व्यक्ति भी अपने निश्चित स्थान पर हो, उचित कार्य को उचित व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए और उचित नियंत्रण ही किसी संगठन में कार्य क्षमता की वृद्धि करता है। इससे तात्पर्य, व्यवस्था से तात्पर्य ये है। विद्यार्थियों ये हमारा दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु है समता। विद्यार्थियों समता यानी इक्विटी, यानी कि हर क्षेत्र में समानता होनी चाहिए। विद्यार्थियों किसी में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। ये एक संगठन को सफल बनाता है। देखिए विद्यार्थी गौर करें, सभी कर्मचारी व्यक्तियों को समान भावना से देखा जाए। एक उच्चतम अधिकारी को अपने निम्नतम कर्मचारी से समानता की भावना रखनी चाहिए और समानता रूप से देखना चाहिए। पारिश्रमिक दंड भावना में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों अगर एक कर्मचारी संगठन के अंदर गलत कार्य करता है और संगठन को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाने का प्रयास करता है तो उसमें उसको दंड अगर मिले तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर जिस पर कर्मचारी ने गलत कार्य किया है तो उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए और पारिश्रमिक में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा जागरूक होती है। कर्मचारी सोचते हैं कि हमारे में भेदभाव की भावना नहीं है, उच्चतम अधिकारी सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, तो कर्मचारी संगठन के प्रति अपना पूरा निष्ठा दिखाते हैं और संगठन को सफलता की ओर ले जाने में पूरा प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों ये समता का उदाहरण है। विद्यार्थी गौर करें। चौथा पॉइंट है हमारा कर्मचारियों में कार्यकाल की स्थिरता। यानी विद्यार्थियों सरल शब्दों में अगर हम देखें तो कार्यकाल की स्थिरता से क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों गौर करें, किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति निश्चित समय के लिए होनी चाहिए। विद्यार्थियों आप किसी कर्मचारी को रख रहे हो और उसे कम समय के लिए रखकर उसके संगठन से बाहर निकाल रहे हो, दूसरा कर्मचारी आ रहा है वो भी कम समय के लिए रहकर बाहर जा रहा है, तो उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो संगठन के नियमों उसकी कार्यदशा को नहीं जान पाएगा और उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। तो गौर करें, किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति निश्चित समय के लिए होनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि कर्मचारी अपने कार्य के स्वभाव को, कार्य करने की स्थिति को भली भांति जान जाएगा
वो उस संगठन के अंदर रहेगा, एक ज़्यादा समय के लिए अगर रहेगा तो वो उसकी स्वभाव, उसकी प्रकृति, कार्य की स्थिति को भली भांति जान जाएगा। और बार बार बदलाव अगर होंगे तो कर्मचारियों में कार्य के प्रति सामंजस्य स्थापित नहीं बैठ पाएगा, जिसके कारण कार्य कुशलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर एक कर्मचारी कम समय के लिए काम कर रहा है, वापिस वो निकल रहा है, दूसरा कर्मचारी आ रहा है, तो एक जो अपन ने कार्य योजना बना रखी है उस कार्य योजना पर कोई भी कर्मचारी टिक नहीं पाएगा और वो कार्य योजना अमल में नहीं आएगी विद्यार्थियों। इसलिए कर्मचारियों में कार्य काल की स्थिरता होनी चाहिए, उसे स्थिर समय के लिए, उचित समय के लिए रखा जाना चाहिए ताकि वो कार्यदशा को समझ सके, उसकी स्वभाव की प्रकृति को समझ सके और स्थिति को भली भांति वो जान सके कि वास्तव में इस संगठन की क्या स्थिति है, इस संगठन में मुझे किस प्रकार के कार्य करना है। तो कर्मचारियों में कार्यकाल की स्थिरता पर भी गौर करना चाहिए और हेनरी फ्योल ने ये अपने संगठन रूप में सिद्धांत में इसको अहम भूमिका बताई। गौर करें, 5वां पॉइंट अपना है प्रेरणा। विद्यार्थियों, मैं अगर आपको बता दूं कि प्रेरणा बहुत ही बड़ी एक शक्ति होती है। वास्तविक तौर पर एक सोए हुए इंसान को भी अभिप्रेरित कर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक छोटी सी मैं अगर इतिहास के अंदर बात करूं तो आपने सुना ही होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी सिरकाट दे दिया छतरानी। चुंडावत मांगी सेनानी, चुंडावत करके राजा थे जो युद्ध में बार बार वापिस आ रहे थे, क्यों उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी और वो घबरा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने किसी सैनिक को भेजा महारानी के पास के कुछ सेनानी लेके आओ। तो उन्होंने बोला कि चुंडावत मांगी सेनानी और सिर काट दिया छतरानी। उस महारानी ने अपना सिर काट के दे दिया। तो उस राजा ने सोचा था मेरे पीछे तो अब रहा ही क्या। वो भी एक अभिप्रेरणा थी और उन्होंने वो युद्ध को विजय किया। तो इसी प्रकार अभिप्रेरणा वास्तविक तौर पर सोए हुए इंसान को भी, अर्थात हारे हुए इंसान को भी एक स्फूर्ति ताकत दे देती है। अपने अभिप्रेरणा का चैप्टर है, हम उसे आराम से पढ़ेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, एक सफल प्रबंधक अपने अधिकार एवं अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अपने अधीनस्थों को कार्य में पहल करने के लिए प्रेरित करता है। एक सफल प्रबंधक वही होता है जो अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, उन्हें जागृति प्रदान करता है, उन्हें हमेशा पहल करने के लिए योग्य बनाता है और अपने अधीनस्थों को कार्य में पहल करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें नए नए विचार आदान प्रदान होते हैं, संतुष्टि की भावना जागृत होती है। हेनरी फ्योल ने बताया एक प्रेरणा अभिप्रेरणा बहुत ही मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों, सहयोग की भावना। विद्यार्थियों गौर करें, सहयोग की भावना हर क्षेत्र में, हर संगठन में, हर एक कार्य योजना में सहयोग की भावना हमेशा निष्पादित होनी ही चाहिए। विद्यार्थियों, संगठन की प्रगति के लिए कर्मचारियों में आपस में मिलकर कार्य करने की भावना पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों गौर करें, अगर एक संगठन को सुदृढ़ तरीके से चलाना है तो कर्मचारियों में आपस में मिलकर की भावना होनी चाहिए, तभी एक संगठन अच्छे पायदान पर पहुंच सकता है। ये सिद्धांत किसे निरूपित करता है? ये सिद्धांत एकता की शक्ति पर आधारित है और एकता की शक्ति का निरूपित करता है। प्रबंधक अपने सफल प्रबंध से ऐसे विचार व कदम उठाए। एक सफल प्रबंधक अपने सफल प्रबंध से ऐसे विचार और कदम उठाए जिससे कर्मचारियों में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, एक सहयोग की भावना हो और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करे और वो ही सफल संगठन आगे बढ़ सकता है। प्रबंधक में वो दायित्व होने चाहिए, प्रबंधक में वो सफल नेतृत्व होना चाहिए जिसमें कर्मचारी आपस में एक दूसरे की सहयोग करे और इस सहयोग की भावना से संगठन बहुत अधिक लाभार्जन पर पहुंच सकता है, अपने व्यवसाय को संचालित अवस्था के अंदर आगे लेकर अपने पायदान की ओर बढ़ सकता है। विद्यार्थियों, एक सफल प्रबंधक वही होता है जो अपने कर्मचारियों और अपने में सहयोग की भावनाओं को उत्पन्न करता है। विद्यार्थी गौर करें, अगला बिंदु है केंद्रीकरण, जिसे इंग्लिश में सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। फ्योल कहते हैं कि कोई भी संगठन में अधिकारों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में कोई भी आवश्यक सामंजस्य होना चाहिए। इन दोनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, सहसंबद्धता स्थापित होनी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, सामंजस्य की निर्भरता। अब सामंजस्य कैसे हो, इसकी निर्भरता तो उस संगठन के आकार पर करेगी, उस संगठन के प्रबंध पर करेगी कि केंद्रीकरण का नियम लागू हो या विकेंद्रीकरण का नियम लागू। बड़े संगठनों में अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है और छोटे संगठनों में केंद्रीकरण होता है। विद्यार्थी गौर करें, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य। विकेंद्रीकरण एक से अधिक व्यक्तियों के पास अधिकार या फिर निर्णय लेने की शक्ति होती है, एक से अधिक व्यक्तियों के पास। केंद्रीकरण यानी इसको केंद्र बिंदु पर लाकर छोड़ दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण निर्णय उच्च अधिकारियों के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो इसमें हमेशा सामंजस्य होनी चाहिए। जैसे बड़े संगठनों में विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से
वो निर्णय लेते हैं। केंद्रीकरण एक छोटा संगठन होता है तो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय उच्च अधिकारियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में सामंजस्य जरूरी है। विद्यार्थियों गौर करें, ये केंद्रीकरण से तात्पर्य हमारा ये था, इसमें सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है विद्यार्थियों। अगला 8वां पॉइंट है अपना, विद्यार्थियों गौर करें, 8वां बिंदु है अपना, गौर करें विद्यार्थियों, पारिश्रमिक। विद्यार्थियों कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करता हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी प्रकार की एक संस्था हो, वहाँ पारिश्रमिक की तो भूमिका रहती है। सब आज के समय में इंसान दौड़ किस लिए रहा है? पैसा कमाने के लिए, ताकि उसकी आवश्यकता हो पूरी हो सके, आवश्यकता की जो जननी होती है वो पूरी हो सके। एक प्रतिफल कर्मचारियों को उनके कार्य पर प्रदान किया जाता है। कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी या संगठन में कार्य करता है, उसे प्रतिफल रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब प्रतिफल वो क्या, मजदूरी हो सकती है, मजदूरी पैसों के रूप में, सैलरी वेतन हो सकता है, या वित्तीय प्रेरणाएं भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रेरणा जो वित्तीय के संदर्भ में होती है, फाइनेंशियल प्रेरणा हो सकती है, अवित्तीय प्रेरणाएं भी हो सकती है, और ये एक प्रतिफल का रूप हो सकता है। प्रतिफल निर्धारण में विद्यार्थियों गौर करें, अगर प्रतिफल का निर्धारण कर रहे हो तो हमेशा वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, न्याय की दृष्टि से होना चाहिए। किसी को प्रतिफल किस प्रकार से दिया जा रहा है, किस प्रकार से उसे पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है, उसकी कार्य योग्यता के अनुसार, उसके कार्य रुचि के अनुसार, उसके कार्य सोपान के अनुसार उसमें न्यायपूर्णता होनी चाहिए, और हमेशा तर्क संगत होना चाहिए कि उसको किस अधिकार और किस अधिकार के तहत उसे इतना पारिश्रमिक दिया जा रहा है और उसे इतनी वित्तीय प्रेरणा दी जा रही है और अवित्तीय प्रेरणाएं दी जा रही है। तो पारिश्रमिक का अपने आप में संगठन में बहुत बड़ा रोल होता है। विद्यार्थियों गौर करें इस निर्देशन की एकता में, इसे समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों। निर्देशन की एकता का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है? यह कि संगठन की सभी क्रियाओं या कार्य जिनमें उद्देश्य समान हो, संगठन की सभी क्रियाएं या कार्य जिनके उद्देश्य कैसे होने चाहिए, समान हो, एक ही अधिकारी एक ही योजना के अंतर्गत रखने चाहिए, एक ही अधिकारी और एक ही योजना के अंतर्गत सबको रखने चाहिए। यही निर्देशित करता है कि संगठन के सभी क्रियाएं यानी कि कार्य जिनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसकी तरफ ही निर्देशित किया जाता है। एक ही अधिकारी एक ही योजना के अंतर्गत रखे जाने चाहिए, हर अधिकारी को एक ही योजना के अंतर्गत रखे जाने चाहिए, उन्हें विचलित नहीं किया जाना चाहिए। निर्देशन की एकता, इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? क्रियाओं के विभाजन या समूहीकरण से संबंधित है। क्रियाओं का विभाजन और समूहीकरण, क्रियाओं का किस प्रकार विभाजन हो रहा है और किस प्रकार वो सामूहिक रूप से कार्य कर रही है। विद्यार्थी गौर करें, आदेश की एकता और निर्देशन की एकता में क्या फर्क है? आदेश की एकता भी अपना एक बिंदु है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, मगर उसमें फर्क क्या है उसको यहाँ बताते हैं। आदेश की एकता व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंधों को बतलाती है। आदेश की एकता यानी कि व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंध क्या है उसको बतलाती है, मगर निर्देशन की एकता क्रियाओं के विभाजन या समूहीकरण से संबंधित है। गौर करें विद्यार्थियों, इस तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्देशन की एकता का एक ही क्रिया को विभिन्न पक्षों में सामंजस्य लाना। एक ही जो क्रिया है वो विभिन्न प्रकार के जो पक्ष बांटे गए उनमें सामंजस्य स्थापित करना, उस क्रिया को एक ही जगह लाकर निरूपित करना और उस क्रिया को वहां निर्धारित करना। एक ही क्रिया को विभिन्न पक्षों में सामंजस्य करना, विभिन्न प्रकार के जो संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं उसमें एक क्रिया को लागू करना, एक क्रिया को चलाना, सभी क्रियाओं जिनका उद्देश्य एक समान हो, एक संगठन रूपी हो। इसीलिए प्रबंध शास्त्री हेनरी फेयल ने एक हास्यास्पद एक उदाहरण दिया। दो सिर वाला शरीर सामाजिक तथा पशु जगत में राक्षस माना जाता है। अगर एक व्यक्ति के दो सिर है तो सामाजिक जगत में और पशु जगत में वो राक्षस माना जाएगा, वो अलग एक विचित्र रूप धारण करके आदमी वो दिखेगा तथा जीवित रहने में वो कठिनाई महसूस करता है, वो उसको अनुभव एकदम अलग से महसूस होगा। तो विद्यार्थियों, अगर एक व्यक्ति के दो सिर है और वो संगठन के अंदर या फिर एक समाज के अंदर रहता है तो वो सबसे अलग दिखता है। इसीलिए कहा गया है कि एक योजना को एक तौर पर लाके रखे। इसलिए हास्यास्पद के रूप में हेनरी फेयल ने ये सिद्धांत दिया, दो सिर वाला शरीर वाला सामाजिक तथा पशु जगत में राक्षस के समान माना जाता है। अगर एक व्यक्ति के दो सिर है तो उसे सब सीधी साधारण सी बात है, उसे सब अलग रूप से देखेंगे, यार ये किस टाइप का व्यक्ति है, तो उससे सब दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए संगठन में हमेशा कार्य योजना एक होनी चाहिए और एक निर्देशितता की ओर बढ़नी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें। अगला 10वां बिंदु है अपना सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। विद्यार्थियों गौर करें, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। विद्यार्थियों, अगर संगठन को जहां लाभ हो रहा है वहां अपने व्यक्तिगत लाभ को हमेशा त्याग देना चाहिए। वो ही एक सफल प्रबंधक संगठन के अंदर कार्य की योजना बनाता है और उस योजना के आधार पर विभिन्न प्रकार के, भले वो कर्मचारी हो, भले वो अधीनस्थ अधिकारी हो, निम्नतम अधिकारी हो, सबको अगर जब व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो तो उसे त्याग कर अपने संगठन को
उचित पायदान पे लाने के लिए अपने व्यक्तिगत लाभों को त्यागना चाहिए और संगठन के लाभों को फायदा देने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के समर्पण से तात्पर्य है। विद्यार्थियों, अनुशासन की मैं बात करूं तो अपनी स्कूल के अंदर पहले घुसते ही एक लाइन लिखी हुई है अनुशासन, और अनुशासन पे अपना स्कूल टिका हुआ है। और ये व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो अनुशासन तो हर दृष्टि में अपने जीवन के हर सफल पायदान तक ले जाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। अगर व्यक्ति एक अनुशासन के रूप में चलता है तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अतः अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहायक होता है। विद्यार्थियों, एक अनुशासन है जिसे इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति गंभीर रूप से अनुशासन रूप से, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, भले वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, भले वो तकनीकी क्षेत्र में हो, अनुशासन हमेशा योग्यपूर्ण होता है और अपने सफलतम पायदान की ओर लेके जाने की भूमिका निभाता है। इसी अनुसार अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कैसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए जाता है अनुशासन? जो संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहायक होता है। संगठन के जो भी तमाम प्रकार के उद्देश्य हैं, जो भी तमाम प्रकार के लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए सहायक होता है। अनुशासित व्यवहार हेतु संगठन में निरीक्षण प्रणाली हो। अनुशासित अगर व्यवहार है तो उसके अंदर संगठन में निरीक्षण प्रणाली हो, सबका सुपरविजन सही ढंग से होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था हो, और कर्मचारियों में जो दंड की व्यवस्था, अगर वो गैर अनुशासित व्यवहार कर रहे हो तो उनके लिए एक दंड की व्यवस्था हो। और अनुशासन के लिए उचित अनुबंध होना चाहिए। विद्यार्थियों, कर्मचारी हो भले उच्च अधिकारी, उसमें उचित अनुबंध होना चाहिए। इसीलिए फ्योल कहते हैं कि दंड देते समय सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए ताकि कोई कर्मचारी प्रताड़ित नहीं हो। दंड देते समय फ्योल कहते हैं कि उचित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड देना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, अनुशासित व्यवहार हेतु संगठन के अंदर निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था हो। अगर वो गैर अनुशासित व्यवहार करे, उचित अनुबंध होना चाहिए अनुशासित व्यवहार हेतु। और फ्योल ने इसी आधार पर कहा, दंड अगर आप किसी कर्मचारी को दे रहे हो तो उस परिस्थितियों का निरीक्षण होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए दंड देना चाहिए। अगला बिंदु है अपना कार्य का विभाजन। विद्यार्थियों, कार्य विभाजन ने हेनरी फ्योल ने विशिष्टीकरण लाभ के लिए इसे उपयोगी सिद्धांत बताया। विशिष्टीकरण यानी कि विशेष योग्यता। अलग अलग संगठन के अंदर श्रमिक होते हैं और प्रबंधक होते हैं। प्रबंध की अलग विशेषता होती है, श्रमिक की अलग विशेषता होती है। उनके अंदर कार्य करने की अलग विशेषता, प्रबंधक के अंदर कार्य करने की अलग विशेषता। ये ज्ञान और चातुर्य परिपूर्ण होता है। श्रमिक अभ्यास के द्वारा अपने आप को सफल नेतृत्व करता है। प्रबंधक जो कार्य नहीं कर सकता है वो श्रमिक करता है, श्रमिक जो कार्य नहीं कर सकता है वो प्रबंधक करता है। इसलिए विशिष्ट कार्य में जो ये दोनों जुड़े होते हैं, इनका जो कार्य का विभाजन होता है वो इनके कार्य के अनुसार दिया जाना चाहिए। कार्य का विभाजन इस प्रकार हो कि कार्य में कार्यकर्ताओं में क्या हो, सामंजस्य हो, एक सामंजस्य स्थापित होनी चाहिए। विद्यार्थी गौर करें, कार्यकर्ता की क्षमता का उपयोग पूरा हो सके, इस प्रकार कार्य का विभाजन हो, इस प्रकार उन्हें काम दिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं का क्षमता का उपयोग पूरा हो सके। प्रबंधकीय कार्यों में निपुण होता है तो प्रबंधकीय कार्य उसे दिए जाने चाहिए। श्रमिक क्रियान्वयन कार्य यानी कई प्रकार की क्रिया के कार्य में निपुण होता है तो उसे क्रियान्वयन कार्य दिए जाने चाहिए। इसलिए कार्य का विभाजन उचित दृष्टि से होना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें। अगला 13वां बिंदु है अपना, अब अपने 2 बिंदु शेष रहे हैं। अगला 13वां बिंदु है, विद्यार्थियों गौर करें, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। विद्यार्थियों, हमारे संविधान के अंदर भी कहा गया है, अगर मैं एक संविधान की प्रस्तावना बोलूं, हम भारत के लोग हैं, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से अधिकार एक उत्तरदायित्व भी इसमें निहित होते हैं। अपने संविधान में भी निहित है कि अधिकार इस प्रकार दी जाए ताकि उत्तरदायित्व की सामंजस्य बनी रहे, एक दूसरे से ये संबंधित दोनों में समानता होनी चाहिए। विद्यार्थियों, जिस प्रकार आदमी को अधिकार दिए गए हैं उसे उस प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। यानी कि आज मैं व्यवसाय अध्ययन का व्याख्याता के रूप में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जिस प्रकार से अधिकार दिए गए तो मैं अभी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं आपको व्यवस्थित ढंग से पढ़ाऊँ, व्यवस्थित ढंग से कार्य योजना बनाकर आपको परिपूर्ण रूप से आपको हर सिद्धांत समझाऊँ और व्यवसाय अध्ययन में आपको इतना निपुण करूँ। मुझे अधिकार है कि मुझे छात्रों को किस प्रकार समझाना है, तो मैं उस अधिकारों को उत्तरदायित्व के साथ समझते हुए अधिकारों का उपयोग करूँ। विद्यार्थियों गौर करें, कार्य का निष्पादन तब होता है उचित ढंग से जब उसे अधिकार प्राप्त हो। विद्यार्थियों, अगर मुझे परफॉर्मेंस करनी है, मुझे स्कूल के अंदर आपको पढ़ाना है और आप मेरे विचारों से संतुष्ट हो और मुझे कुछ अधिकार होंगे, यानी कि मैं आज व्याख्याता पद पर यहाँ व्यवसाय अध्ययन आपको पढ़ाने आ रहा हूँ तो मुझे कुछ अधिकार है कि मैं यहाँ व्याख्याता पद पर। अब आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए
चीज़ों को सीख रहे हो और प्रतिपादित कर रहे हो मेरे परफॉर्मेंस के आधार पर, तो मुझे अधिकार दिए गए और मेरे उत्तरदायित्व है कि मैं आपको सिखाऊं। आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे सीखें। कार्य का निष्पादन तब होता है, कोई भी कार्य का परफॉर्मेंस तब होता है तो उचित ढंग से जब उसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उत्तरदायित्व अधिकारों में समानता नहीं होगी तो संगठन में अधिकारों का केंद्रीकरण हो जाएगा विद्यार्थियों। इसमें अलग अलग फिर विडंबनाएं सामने आने लग जाएगी। उत्तरदायी व्यक्ति को अन्य पर आश्रित होना पड़ जाएगा विद्यार्थियों। संगठन कार्यकुशलता में भी कमी आ जाएगी। इसलिए हमेशा अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए विद्यार्थियों। कार्य का निष्पादन तभी उचित ढंग से हो पाएगा जब उस अधिकार उसे प्राप्त हो। इसलिए उत्तरदायित्व अधिकार में समानता होनी ही चाहिए विद्यार्थियों, गौर करें। आदेश की एकता, कर्मचारियों 14वां पॉइंट है अपना, आदेश की एकता। कर्मचारियों को आदेश केवल एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए विद्यार्थियों। एक संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी और विभिन्न प्रकार के अधिकारी। एक अधिकारी आकर बोलता है कि आपको इसका कोई चीज़ का निर्माण करना है, उसे इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। थोड़ी देर दूसरा अधिकारी आके कहता है कि नहीं, इसको इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग ना कर इसमें इस प्रकार से ट्रेडमार्क लगाना है। तो कर्मचारी जो वहाँ संगठन में कार्य कर रहा है वो विचलित हो जाएगा, उसे आखिर में करना क्या उसे पता नहीं चलेगा। यानी कि आदेश की एकता, यानी आदेश में भी एकता होनी चाहिए, आदेश में भी एकता की शक्ति होनी चाहिए। एक संगठन के अंदर एक कर्म अधिकारी ने जो निर्णय ले लिया वो सभी कर्मचारी मानेंगे, सब निर्णय संपूर्ण रूप से एक चलेगा। जैसे कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोविड-19 के तहत पूरे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी और कर्फ्यू लगा दिया, कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये प्रधानता रही। अब उसमें और भी जो संगठन के नेतागण आते और बोलते कि नहीं इसमें ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो फिर सब में एक विडंबना आ जाती है और जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हमें क्या करना है। तो इसी आधार पर गौर करें विद्यार्थियों, अगर कर्मचारियों में आदेश केवल एक ही अधिकारियों के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, अलग अलग आदेश से भिन्नता आएगी, कर्मचारी भ्रमित हो जाएंगे और दायित्व से विमुख हो जाएंगे। अगर मैं आपको विद्यार्थियों बात करूँ उसका छोटा सा उदाहरण दूँ, अभी हाल फिलहाल के अंदर यूजी की परीक्षा है, वो के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है। अब फाइनल ईयर को अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है, मगर राजस्थान सरकार ने मीटिंग कर एक आदेश निकाला कि यूजी फाइनल ईयर वालों को भी प्रमोट किया जाता है, इनके एग्जाम लेंगे। मगर यूजीसी की गाइडलाइन जब केंद्र सरकार से आती है और वो कहते हैं कि फाइनल ईयर वालों को एग्जाम देना होगा, अब यहाँ विद्यार्थी कर्मचारी हुए और राजस्थान सरकार उच्च अधिकारी और उससे भी उच्च अधिकारी आला कमान केंद्र सरकार, अब दोनों अलग अलग योजना बना रहे हैं। वो क्या कह रहे हो क्या करे, तो सब में विद्यार्थियों में भ्रम है। विद्यार्थी सोच रहे हैं हम पढ़े या नहीं पढ़े, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या पता अगर एग्जाम हो जाएंगे तो हमारे रिजल्ट में हम फेल ना हो जाए। मगर राजस्थान सरकार अभी अड़ी हुई है कि नहीं, हम यूजीसी में फाइनल ईयर वालों को हमने प्रमोट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाती है। यानी इसमें भी संगठन के अंदर भी अगर विभिन्न प्रकार के आदेश आते हैं तो कर्मचारियों के अंदर सही योजना नहीं हो पाती है और वो सही ढंग से नहीं कर पाने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए फ्योल कहते हैं कि सिद्धांत अगर भंग होता है तो अधिकारी की अवहेलना, परस्पर संघर्ष में वृद्धि होगी। अगर सिद्धांत भंग हो जाते हैं और इस प्रकार के अगर आदेश की एकता में निपुणता नहीं होती है तो सिद्धांत अगर भंग होते हैं तो अधिकारी में क्या होगी, अवहेलना होगी, आदेशों की अवहेलना हो जाएगी। परस्पर यानी एक साथ संघर्ष में वृद्धि होगी, व्यवस्था में विघ्न आएगा और अनुशासन में कमी आएगी। विद्यार्थियों, इसी आधार पर मैंने आपको प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने बताए उसकी मैंने व्याख्या करके आपको उदाहरणों सहित समझाने का पूरा प्रयास किया। विद्यार्थियों गौर करें, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं प्रबंध की एक बार प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की जो प्रबंध की भूमिकाएं अगर रह चुकी है और जो मुझे मतलब प्रबंध के संदर्भ में जो उचित लगेगा वो वीडियो मैं बनाऊंगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों, आप बने रहें इस YouTube चैनल पर, बाल मंदिर YouTube चैनल पर आप बने रहे और इसका उपयोग ले। विद्यार्थियों देखो, मैंने हर छोटी छोटी चीज़ को उतार कर आपके सामने प्रस्तुत किया। जिस प्रकार मुझे प्रबंध के सिद्धांतों को आपको याद करवाना था तो मैंने बोर्ड का सहारा लिया और आज मैंने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए ताकि आप आराम से सीख सकें। तो विद्यार्थियों, आप बने रहें, लगातार बने रहें, ये आपके बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के बाद भी मैं ये नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा और मैं हमेशा एक वीडियो के साथ क्वेश्चन आपको हमेशा देता रहूँगा। आप हमेशा अभ्यास करते रहें, किताब का भी सहारा लेते रहें और पढ़ते रहें। कोई समस्या जो उत्पन्न हो उसे नोट डाउन करें। कुछ ऐसी परिभाषिक शब्दावलियाँ जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसे नोट डाउन करें। हम ऑफलाइन क्लासेस में उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और लगातार आपके लिए हम तैयार हैं। इस कोविड-19 के तहत सब अपने घर पे बैठे और पढ़ाई के साथ हमेशा बने रहें ताकि आप सफलता की ओर आगे जाए। मैं आशा करता हूं कि प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए वो आपको याद हो गए होंगे और भी हम आगे याद करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।